अभी कार्बोटेन रीअरेंजमेंट में कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, कुछ और पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको सारे पॉइंट्स एक साथ नोट करवा रहा हूं। तो ये हमने डिस्कस किया था कार्बोटेन रीअरेंजमेंट के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज स्टेबिलिटी गेन। ठीक है, स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो कार्बोटेन रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। अब स्टेबिलिटी गेन में देखो कार्बोटेन की स्टेबिलिटी किस तरह से इंक्रीज हो सकती है, इसके लिए अगर डिफरेंट फैक्टर्स की बात की जाए तो 4 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं कार्बोटेन स्टेबिलिटी के लिए। आप याद करें, चार्ज ऑन एटम, फिर हम बात करते हैं रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन आई इफेक्ट। अब आप ध्यान देना, सबसे पहले अगर बात की जाए चार्ज ऑन एटम की, सपोज किसी रिएक्शन में अगर इस केटायन का फॉर्मेशन हुआ है और इसमें अगर हम रीअरेंजमेंट की बात करें, देखो रीअरेंजमेंट में नेट प्रोसेस की अगर बात की जाए तो याद करें हमने डिस्कस किया पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को नंबर 1 और एडजेसेंट कार्बन को नंबर 2 मार्क करो आप, तो ओवरऑल चेंज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज 1 से 2 पर और यूनिट का माइग्रेशन होगा 2 से 1 के लिए। और इस तरह से अगर यहां पर केटायन में रीअरेंजमेंट होता है तो जो रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन आपको मिलेगा वो ये मिलेगा। अब आप देखो यहां पर अगर आप स्टेबिलिटी गेन के बारे में कंपैरिजन करेंगे तो ये आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी गेन है, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी में 2 फैक्टर्स अब यहां पर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो हम बात कर सकते हैं चार्ज ऑन एटम, इस केस में अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इज ऑन सैचुरेटेड कार्बन, सॉरी अनसैचुरेटेड कार्बन, जबकि अब ये यहां पर सैचुरेटेड है, तो ये चार्ज ऑन एटम वाली कंडीशन आ गई जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। और सेकंड आप देखो रेजोनेंस भी अब इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो ये कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट आप कह सकते हैं इसके लिए ड्राइविंग फोर्स की अगर बात की जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स यहां पर काम कर रहा है। लेकिन आप ध्यान देना, दिस टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट इज प्रैक्टिकली नॉट ऑब्जर्व्ड। ये प्रैक्टिकली हमें रीअरेंजमेंट मिलता नहीं है। चलिए ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है जो आपको याद रखना होगा, जिन केटायंस में पॉजिटिव चार्ज अनसैचुरेटेड कार्बन पर होता है उन केटायंस में रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है। ठीक है, पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है, हो सकता है कुछ बुक्स में, नोटबुक वगैरह में, इधर उधर के नोट्स में आपको इसका रीजन मिल जाए, वो रीजन मैं बोल भी देता हूं, लेकिन वो रीजन जस्टिफाइड नहीं है। ऐसा रीजन आपको मिल जाएगा बुक्स वगैरह में कि अनसैचुरेटेड कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रीअरेंजमेंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि एडजेसेंट एटम के ऑर्बिटल के साथ में इसके ऑर्बिटल का इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखो अगर सैचुरेटेड कार्बन का ऑर्बिटल इसके साथ में इंटरेक्ट कर पा रहा है तो फिर अनसैचुरेटेड कार्बन का भी इंटरेक्ट कर पाएगा, क्योंकि पी ऑर्बिटल तो इसके पास में भी है, पी ऑर्बिटल तो दोनों के पास में ही है ना, तो वो रीजन जस्टिफाइड नहीं है। आप इसको प्रैक्टिकल फैक्ट मानते हुए याद रखेंगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज अनसैचुरेटेड कार्बन पर है तो देयर विल बी नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। इसके साथ एक प्रैक्टिकल फैक्ट और भी है जो आपको याद रखना होगा, ये सारे पॉइंट मैं लिखवाऊंगा आपको। देखो अगर हम बात करें कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल की, तो रीअरेंजमेंट का जो केस आपको मिलता है वो केवल कार्बोकेटायंस में मिलता है, फ्री रेडिकल्स में या कार्बोनेंस में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल और कार्बोनेन में कोई रीअरेंजमेंट आपको नहीं मिलते हैं। रीअरेंजमेंट ओनली किस में मिलेगा आपको, कार्बोकेटायंस में। और कार्बोकेटायंस में भी हम बात करेंगे स्पेसिफिकली दोस व्हिच हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन सैचुरेटेड कार्बन। अगर अनसैचुरेटेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है देयर विल बी नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। इसका मतलब हुआ देखो कि जो चार्ज ऑन एटम के थ्रू में स्टेबिलिटी गेन मिलने वाला था वो तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अनसैचुरेटेड कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रीअरेंज ही नहीं होगा। सेकंड आता है स्टेबिलिटी गेन थ्रू रेजोनेंस। सपोज पहले जो कार्बोकेटायन था उसमें रेजोनेंस एब्सेंट था और रीअरेंजमेंट के बाद में हमें रेजोनेंस मिल जाए, या सपोज पहले रीअरेंजमेंट कम था, रेजोनेंस कम था, रीअरेंजमेंट के बाद में अगर रेजोनेंस इंक्रीज हो जाए तो इस तरह का अगर आपको स्टेबिलिटी गेन मिलता है तो दैट इज एक्सेप्टेबल। ये प्रैक्टिकली हमें मिलेगा। मतलब अगर आप चेक करें कि जो केटायन आपको अवेलेबल है, आपके पास सामने बना है, उसमें सपोज रेजोनेंस नहीं है, रीअरेंजमेंट के बाद में रेजोनेंस या तो इंट्रोड्यूस हो जाए या रीअरेंजमेंट के बाद में रेजोनेंस पहले से बढ़ जाए, तो ये एक्सेप्टेबल है, इसे हमें कंसिडर करना है। फिर उसके बाद में आता है एच इफेक्ट, कि अगर एच इफेक्ट के थ्रू स्टेबिलिटी गेन होते तो वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये भी एक्सेप्टेबल है। अब देखो हालांकि एच इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन अगर इंक्रीज होंगे तभी तो एच इफेक्ट इंक्रीज होगा, और एच इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो हम बात कर सकते हैं कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे लास्ट क्लास में जो एग्जांपल मैंने आपको करवाया था उसमें अगर आप देखेंगे तो इनिशियल केटायन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 1 था, बाद में उसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज, मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आपको मिले, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि एच इफेक्ट बढ़ा, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब पॉइंट यहां पर यह भी आता है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होने पर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ये बात तो सही है। तो क्वेश्चन है मिनिमम कितना अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होना जरूरी है, तो आप ध्यान देना अगर सिंगल अल्फा हाइड्रोजन भी इंक्रीज होता है, अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन होता है तो ये एक्सेप्टेबल होगा। क्लियर बात है। अब इसके बाद में लास्ट आता है आई इफेक्ट,
सपोज जो कार्पेटाइन आपके पास अवेलेबल है उसमें रीअरेंजमेंट के बाद में स्टेबिलिटी गेन आई इफेक्ट के थ्रू हो रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है? देखो, चार्ज एटम वाला प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल, मतलब प्रैक्टिकली मिलता नहीं है। रेजोनेंस वाला एक्सेप्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला भी एक्सेप्टेबल है। अब लास्ट आता है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू स्टेबिलिटी गेन, ध्यान देना वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसका तो रीजन है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज किसी रिएक्शन में अगर ये कार्बेटाइन बना मिथाइल और यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, अब देखो इसमें अगर हम रीअरेंजमेंट की बात करें तो आप देखो रीअरेंजमेंट में जैसा हमने नेट चेंज जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को नंबर 1 और एडजेसेंट कार्बन को नंबर 2 मार्क करें तो पॉजिटिव चार्ज तो आएगा 1 से 2 पर और H का माइग्रेशन हो जाएगा 2 से 1 के लिए। और इस तरह से अगर यहां पर कार्बेटाइन में रीअरेंजमेंट की बात की जाए तो आफ्टर रीअरेंजमेंट यू विल गेट दिस कार्बेटाइन, राइट। अब यहां पर अगर आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे तो देखो रेजोनेंस के थ्रू कोई स्टेबिलिटी गेन वाली बात नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस पहले भी एब्सेंट है बाद में भी एब्सेंट है। हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर बात की जाए H इफेक्ट, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन दोनों में आप चेक करो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल है, ठीक है। यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलेंगे 4, दोनों साइड में टोटल 4, यहां भी टोटल आपको 4 मिलने वाले हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन में कोई गेन नहीं है, मतलब H इफेक्ट के थ्रू भी यहां पर स्टेबिलिटी गेन नहीं हुआ है। द ओनली स्टेबिलिटी गेन इज थ्रू I इफेक्ट। ये आप कह सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप इज प्लस I and it is away from this carbetain while it is closer to this carbetain। यहां पर ये क्लोज है तो नो डाउट आप कह सकते हैं यहां पर प्लस आई इफेक्ट इज मोर, और प्लस आई अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली ये कार्बेटाइन इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल तो है, बट स्टिल दिस रीअरेंजमेंट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। उसका रीजन क्या है? देखो दो रीजन है, मैं आपको बताता हूं। एक तो हम कह सकते हैं कि आई इफेक्ट कार्बेटाइन स्टेबिलिटी में सबसे वीक ड्राइविंग फोर्स है। करो कार्बेटाइन स्टेबिलिटी कंपैरिजन में सबसे लास्ट में हम आई इफेक्ट को देखते हैं, सबसे वीक ड्राइविंग फोर्स है, पहला रीजन। दूसरा देखो वीक तो है ही, और दूसरा आप कह सकते हैं कि ये मिथाइल ग्रुप भी अगर इस कैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है तो ठीक है, नो डाउट। कंपैरेटिव अगर बात की जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस वाले पॉजिटिव चार्ज से मिथाइल ग्रुप के क्लोज है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एज एन इंडिपेंडेंट कार्बेटाइन इसकी भी बात करूं तो इस मिथाइल ग्रुप की कार्बेटाइन इतना क्लोज भी नहीं है कि आई इफेक्ट इसमें कुछ बहुत ज्यादा काम कर पाएगा, क्योंकि स्टिल इट इज एट थर्ड पोजीशन, और थर्ड पोजीशन तक आते आते तो आई इफेक्ट वैसे ही वीक हो जाता है। क्या क्लियर हो रही बात है? ठीक है। कंपैरेटिव अगर बात करोगे तो नो डाउट इसके कंपैरिजन में क्लोज तो है, लेकिन अगर मैं मतलब कंपैरेटिव बात ना करूं, अगर मैं इंडिपेंडेंटली इस कैटायन की बात करूं तो इतना क्लोज भी नहीं है कि ये मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट इस कैटायन को इफेक्टिवली स्टेबलाइज कर पाए। क्या बात क्लियर हो रही? ये बात वैसे ही समझ लो जैसे हम कहते हैं कि थर्ड एटम के बाद में आई इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। अब आपको सर एक कार्बेटाइन 7th पोजीशन पर है और 7 से वो 5th पर आ जाए, ठीक है, कंपैरेटिवली वो क्लोज तो आया लेकिन इफेक्टिव तो फिर भी नहीं है ना। क्या क्लियर हो बात है? तो कुछ वैसे ही समझ लें। अब एक पॉइंट कई बार स्टूडेंट के माइंड में ये भी आता है कि सर ऐसी बात है तो इसको यहां क्यों रोक दिया, एक बार फिर से रीअरेंजमेंट कर दो। फिर से होगा नहीं, लेकिन क्योंकि अगर आप फिर से रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे तो चलिए ठीक है, इसको रीअरेंज करते हैं, फिर आपको रिजल्ट समझ में आएगा। फिर H को माइग्रेट किया, पॉजिटिव चार्ज को अगर आप यहां लाते हैं तो नो डाउट प्लस आई इफेक्ट तो इंक्रीज हुआ लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कम हो गया, क्योंकि अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन चेक करोगे तो यहां पर 4 है और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है। तो क्या आप हाइपर कॉन्जुगेशन के लॉस की कॉस्ट पर आई इफेक्ट को बढ़ाना चाहेंगे? नो, हाइपर कॉन्जुगेशन तो पहले देखना होगा ना। तो अल्फा हाइड्रोजन कम होने वाली कंडीशन का मतलब तो ओवरऑल यहां पर स्टेबिलिटी कम होने वाली बात होगी, वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है बिल्कुल भी। इसका मतलब ये चार्ज अब इससे और ज्यादा क्लोज आ नहीं सकता, और जहां पर ये है वहां पर इसका आई इफेक्ट इफेक्टिव ही नहीं है। इसलिए हम बात करते हैं कि आई इफेक्ट वैसे ही वीक, और अगर डिस्टेंस पर है तो और वीक हो जाएगा, इसलिए इट्स नॉट अ गुड ड्राइविंग फोर्स फॉर कार्बेटाइन रीअरेंजमेंट। क्लियर बात है? तो अल्टीमेटली आप देखो कार्बेटाइन का स्टेबिलिटी कंपैरिजन के लिए जो हम 4 फैक्टर्स की बात करते हैं, चार्ज ऑन एटम, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, आई इफेक्ट। अगर आप कार्बेटाइन रीअरेंजमेंट में स्टेबिलिटी गेन की बात करेंगे तो फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों ही फैक्टर्स मिसिंग है। चार्ज ऑन एटम वाला फैक्टर भी मिसिंग है, क्योंकि ये तो हमने पहले ही बोल दिया कि अनसैचुरेटेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वो रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। हाँ, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी गेन आपको मिल जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबिलिटी गेन मिल जाएगा, और लास्ट जो आई इफेक्ट है वो भी फिर इफेक्टिव नहीं है। क्लियर बात है? तो पहला और लास्ट वाला जो फैक्टर है वो यहां पर मिसिंग है। स्टेबिलिटी गेन किसके थ्रू हो सकता है? या तो रेजोनेंस के थ्रू हो सकता है या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू हो सकता है। ये स्टेबिलिटी गेन एक्सेप्टेबल होगा फॉर कार्बेटाइन रीअरेंजमेंट। ये बात क्लियर है? अब एक लास्ट पॉइंट देखो, अगर आपके पास ये कार्बेटाइन है सपोज,
और जैसा हमने कार्पेटाइन रीअरेंजमेंट में डिस्कस किया था कि ओवरऑल प्रोसेस में, नेट प्रोसेस में पॉजिटिव चार्ज तो आएगा 1 से 2 पर, और 2 से यूनिट का माइग्रेशन होगा 1 के लिए। अब 2 से जब 1 के लिए यूनिट का माइग्रेशन होगा और यहां पर अगर डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स की चॉइस हमारे पास है लाइक ए बी डी, तो फिर ये हमें डिसाइड करना होगा कि इनमें से कौन सी यूनिट का माइग्रेशन प्रेफर्ड होगा। ए का माइग्रेशन प्रेफर्ड होगा, बी का होगा या फिर डी का होगा। अब किस यूनिट का माइग्रेशन प्रेफर्ड होगा इसके लिए एक ऑर्डर सजेस्टेड है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम हमेशा सिलेक्शन करेंगे। ध्यान देना, अगर हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करें, मतलब इन यूनिट्स के माइग्रेट होने की टेंडेंसी की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा माइग्रेट होने की टेंडेंसी होती है एच की। एच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमें सबसे ज्यादा मिलता है। एच के बाद में फिर नंबर आता है पीएच का, मतलब फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल ग्रुप के बाद में हम बात करते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में अल्काइल ग्रुप की। और अल्काइल ग्रुप में भी अगर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप है, तो यहां पर हम बात करते हैं 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप। ये ओवरऑल ऑर्डर है ग्रुप्स के, या आप कहा जाए यूनिट्स के माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का, मतलब यूनिट के माइग्रेट होने की जो टेंडेंसी आपको मिलती है कार्पेटाइन रीअरेंजमेंट में, वो इस ऑर्डर में मिलती है। मतलब सबसे पहले माइग्रेशन में किसका करना है, जैसे यहां पर आप कह सकते हैं 2 यूनिट्स की चॉइस थी हमारे पास, मिथाइल एंड एच, और एच और अल्काइल ग्रुप में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एच का ज्यादा है, तो प्रेफरेबली यहां पर एच का माइग्रेशन हम करने वाले हैं। अगर एच नहीं हुआ तो सेकंड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू पीएच, फिनाइल ग्रुप, और अगर फिनाइल भी नहीं है तो फिर हम अल्काइल ग्रुप की बात करेंगे। क्लियर होगी बात ये? अब देखो, ये ऑर्डर वैसे तो एक्सप्लेन किया जा सकता है, मतलब 2-3 कंसेप्ट को मिक्स करके इस ऑर्डर को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ऑर्डर ये ऐसा क्यों आया, लेकिन वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, केवल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। इस ऑर्डर के एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको किस यूनिट को माइग्रेट करना है वो पता होना चाहिए। तो नेट ऑर्डर भी अगर आपको पता है तो आपका काम बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन इससे फंसने वाला नहीं है आपका। ठीक है, इसलिए मैं टाइम सेव कर रहा हूं, पर ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, एच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा, देन फिनाइल एंड देन अल्काइल। अल्काइल ग्रुप में भी अगर बात की जाए तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल ग्रुप। क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप ही ऑर्डर याद हो जाएगा आपको। तो ये सारे पॉइंट्स है कार्पेटाइन रीअरेंजमेंट से रिलेटेड। अब आप लिखते हैं इसमें 1 बाय 1। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, लास्ट क्लास में इसका मैकेनिज्म तो आपने नोट कर लिया था ना? हाँ ठीक है, लिखिए आप फर्स्ट पॉइंट। It is observed in all those reactions. It is observed in all those reactions. It is observed in all those reactions which involve formation of carbetan as an intermediate. Which involve formation of carbetan as an intermediate. Next point. In carbetan rearrangement, हाँ, हाइड्रोजन का अगर आइसोटोप होगा तो वो भी माइग्रेट होगा, और H के कंपैरिजन में D का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम होगा, क्योंकि D का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है H के कंपैरिजन में, और D का और भी कम हो जाएगा। क्या लिखा है तुमने? इन कार्बेटाइन रीअरेंजमेंट, less stable carbetan is converted into more stable carbetan. Less stable carbetan is converted into more stable carbetan by 1-2 shift of इस तरह से लिख लें आप, H नेगेटिव ऑब्लिक pH नेगेटिव ऑब्लिक R नेगेटिव, by 1-2 shift of H negative, pH negative oblique R negative. Next point.
Carpetan rearrangement can be for n times. Carpetan rearrangement can be for n times. Carpetan rearrangement can be for n times, but it is always by 1-2 shifting. But it is always by 1-2 shifting. And in each shifting, stability should be increased. Stability should be increased through resonance or hyperconjugation. Stability should be increased through resonance or hyperconjugation. Next point. Carpetan rearrangement is not observed. Carpetan rearrangement is not observed in those carpetans which have positive charge on unsaturated carbon. Which have positive charge on unsaturated carbon. Point repeat कर रहा हूं मैं. Carpetan rearrangement is not observed in those carpetans which have positive charge on unsaturated carbon. इसी के आगे ब्रैकेट में आप ये भी लिख लें, rearrangement is not observed. Rearrangement is not observed in free radicals and carb anions. Rearrangement is not observed in free radicals and carb anions. Next point. Tendency of migration of different units. Tendency of migration of different units. Tendency of migration of different units in carpetan rearrangement is ये ऑर्डर आप नोट कर लें इसके लिए, H, PH अल्काइल ग्रुप और इसमें भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मिथाइल ग्रुप. ये ऑर्डर आप नोट कर लेना और वो नोट करके आप क्वेश्चन ट्राई करें. इसमें कार्पेटेंस आपको गिवन है और जिन कार्पेटेंस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है उनका आपको फाइनली रीअरेंज्ड कार्पेटेन बताना है.
अब ये आंसर्स होंगे, इसमें कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट। फर्स्ट फोर में कोई डाउट? फर्स्ट फोर्थ में डाउट है। देखो फोर्थ में जो कैटायन आपके पास है अभी, इस केस में अगर आप देखेंगे तो इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय हाइपरकॉन्जुगेशन विद 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, 5 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। देखो जिनको इसमें डाउट है वो रीअरेंजमेंट इसमें कंसीडर कर रहे हैं, और वो ऐसा कुछ कंसीडर कर रहे हैं कि H यहां पर पॉजिटिव चार्ज अगर यहां पर आता है तो फिर इस पाइबोन के साथ उसको रेजोनेंस मिल जाएगा। कार्बन में इतनी हिम्मत कब से हो गई कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट कर पाएगा रेजोनेंस के थ्रू? याद आ रहा है कुछ ऐसा? ये डायलॉग याद आ रहा है ये। तो रेजोनेंस तो होगा ही नहीं ना फिर तो उसमें। और ये मैं हमेशा ही बात करता हूं, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आने के बाद में रेजोनेंस, कार्बन की हिम्मत आपकी वैसे ही करती है, आप उसको बार बार रेजोनेंस करवाते रहते हैं, नहीं तो उसकी खुद की हिम्मत है नहीं, रेजोनेंस नहीं होगा उसमें। फिफ्थ टू एट्थ, फिफ्थ में डाउट। देखो फिफ्थ में रीअरेंजमेंट हमने इसलिए किया है क्योंकि यहां पर आने के बाद में इसको रेजोनेंस मिल जाएगा ऑक्सीजन के लोन पेयर से, बैक बॉन्डिंग। सिक्स में डाउट। देखो सिक्स में भी आप चेक करेंगे तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 है। अब 2 टाइम्स रीअरेंजमेंट इसमें होगा। पहले ये H माइग्रेट होगा क्योंकि शिफ्टिंग तो 1 2 ही होगी, 1 2 1 को 2 करके वो आगे जाएगा। तो पहले इसमें रीअरेंजमेंट में पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, और इस रीअरेंजमेंट में जो कैटायन आपको मिलेगा उसमें अगर आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे तो इनिशियल से बढ़ जाएंगे। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, अब यहां पर 2 + 2 + 1 5 अल्फा हाइड्रोजन है। एंड अगेन रीअरेंजमेंट थ्रू 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, पॉजिटिव चार्ज फाइनली यहां पर आने के बाद में 3 + 3 + 1 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अवेलेबल होंगे। तो इस तरह से 2 टाइम्स रीअरेंजमेंट इसमें आपको मिलने वाला है। क्लियर? पहले वाले में पहले मतलब फर्स्ट वाले में तो पहली बार शिफ्टिंग में तो लॉस हो रहा है ना, अल्फा हाइड्रोजन कम हो रहे हैं। तो यहां 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां लाने का मतलब तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो डिक्रीज तो नहीं कर सकते ना स्टेबिलिटी। 8 तक और कोई डाउट? सेवेंथ में भी देखो इस साइड इसने माइग्रेशन किया क्योंकि यहां पर आने का मतलब है ऑक्सीजन के लोन पेयर से रेजोनेंस मिल जाएगा। 9th 10th एंड 11th देखो 11th में हमने पॉजिटिव चार्ज को इस साइड इसलिए शिफ्ट किया है क्योंकि यहां पर आने का मतलब है रिंग के साथ में रेजोनेंस, वो रेजोनेंस तो यहां भी मिल जाएगा इस साइड पे, लेकिन पॉइंट ऑफ डिफरेंस में यहां पर मिथाइल ग्रुप का प्लस H इफेक्ट होगा थ्रू 3 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि यहां पर लाने का मतलब है प्लस H इफेक्ट आपको मिलेगा इथाइल का, सॉरी ये इथाइल है, ठीक है, और इथाइल का प्लस H इफेक्ट तो कम होता है 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इस साइड शिफ्ट करने की जो गलती कर रहे हैं स्टूडेंट, वो मिथाइल और इथाइल का प्लस ही कंसीडर कर रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन भूल गए, उसको भूलना नहीं है, ठीक है। मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइम पर यही बोला था कि H इफेक्ट के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा गलती इसलिए होती है कि आप H इफेक्ट अप्लाई करना भूल जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें H इफेक्ट के थ्रू ये कार्बोकेटायन इस साइड रीअरेंजमेंट होगा उसमें। 8th तो अभी समझाया था, ये तो कांसेप्ट ही समझाया ना, अनसैचुरेटेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रीअरेंजमेंट नहीं होता है। देखो पॉइंट नंबर 47 नहीं 4th। चलिए, सो दिस इज अबाउट कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। अब आप देखो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का एक पार्ट हमें और डिस्कस करना है, और वो हम डिस्कस कर रहे हैं रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन थ्रू कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के थ्रू आपको ड्यूरिंग द रिएक्शन रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के केसेस भी मिलते हैं। रिंग एक्सपेंशन का मतलब जो भी इनिशियली कंपाउंड में रिंग में एटम्स प्रेजेंट है उससे नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो जाए, या कॉन्ट्रैक्शन में हम डिक्रीज होने की बात करते हैं। अब देखो रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के थ्रू कैसे होगा वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। पहले ये बात कर लें कि एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होना क्यों चाहिए, भाई होगा तो अगर होगा क्यों, पहले रीजन डिस्कस कर लें। कैसे होगा तो हम बात कर ही लेंगे, क्यों होना चाहिए उसका रीजन समझने के लिए हम बात कर रहे हैं BST बेयर-स्टेन थ्योरी की। देखो बेयर-स्टेन थ्योरी में बेयर ने साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को स्ट्रेन के थ्रू एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसने साइक्लोएल्केन्स को कंपेयर किया स्टेबिलिटी के लिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन, और स्ट्रेन के बेसिस पर उसने इन कंपाउंड्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन किया। कैसे आप समझना है इस बात को, देखो साइक्लोएल्केन्स में अगर बात की जाए तो इनमें अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, 3 तरह से बॉन्ड एंगल की हम बात करेंगे, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल, रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल एंड एक्चुअल बॉन्ड एंगल। जैसे आप बात करो साइक्लोप्रोपेन में मैंने बताया भी था आपको, एक्सपेक्टेड होता है 60 डिग्री, रिक्वायर्ड होता है 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन मिलता 102 डिग्री के आसपास है। तो ऐसे ही कुछ हम यहां बात कर रहे हैं
देखो अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल की, तो क्योंकि साइक्लोअल्केन्स आर लाइक रेगुलर शेप्स, पॉलीगॉन्स, इट इज लाइक ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, तो शेप्स के अकॉर्डिंग, मतलब मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बात की जाए तो रेगुलर पॉलीगॉन्स के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं साइक्लोप्रोपेन में एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल क्या है? 60 डिग्री। स्क्वायर, साइक्लोपेंटेन बोलो बोलो 72, 360 डिवाइडेड बाय 5, ये किया ना? अरे ये किया 360 डिवाइडेड बाय 5, 72। ये फॉर्मूला तो याद है लेकिन ये भूल गए कि इससे बाहर वाला एंगल आता है। बचपन की आधी अधूरी यादें याद रही थोड़ी सी ना, तो फिर इसको 180 में से माइनस भी तो करना पड़ेगा। 108 डिग्री, 360 डिवाइडेड बाय 6, 60 डिग्री, 120 डिग्री, और इसमें अप्रोक्स 128। ठीक है, ये आपको मतलब ये एंगल्स एक्सपेक्टेड हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स इनको मानते हुए, मतलब रेगुलर शेप्स के अकॉर्डिंग अगर मैं मैथमेटिक्स अप्लाई करता हूं तो ये एंगल हम यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन देखो सिंस दीज कंपाउंड्स आर साइक्लोअल्केन्स, और साइक्लोअल्केन्स अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 के अकॉर्डिंग हमें जो एंगल रिक्वायर्ड है, whichever is the alkane in all these compounds the required bond angle is 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि कार्बन अगर sp3 है तो sp3 के अकॉर्डिंग तो फिर हमें ये एंगल रिक्वायर्ड है चाहे साइक्लोअल्केन कोई भी हो। ये बात समझ में आ रही है? तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल ये है और रिक्वायर्ड ये है। अभी तक हमने प्रैक्टिकल वैल्यू की बात नहीं की है, ठीक है? एक्चुअल क्या मिल रहा है वो अलग है। ये तो हमने कहा भी इतना हम सोच रहे हैं कि इतना मिलना चाहिए और इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो अभी तक सारी बात थियोरेटिकल हो रही है, और थियोरेटिकली बेयर ये मानकर चल रहा था कि सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड जो होना चाहिए दैट शुड बी क्या होना चाहिए? करेक्ट, साइक्लोपेंटेन। क्योंकि अभी तक के एंगल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो साइक्लोपेंटेन का जो एंगल एक्सपेक्टेड एंगल है वो रिक्वायर्ड एंगल के सबसे क्लोज है। तो ऐसा लगता है कि साइक्लोपेंटेन में जो स्ट्रेन है वो सबसे कम आना चाहिए, क्योंकि एंगल में डिफरेंस का मतलब है, एंगल में चेंज आने का मतलब है डेविएशन इन एंगल दैट विल इंड्यूस स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। तो ये एक्सपेक्टेड था अभी तक तो कि साइक्लोपेंटेन ऐसा कंपाउंड है जहां पर एंगल स्ट्रेन सबसे कम एक्सपेक्टेड है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली उसने इन कंपाउंड्स को स्टडी किया तो रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट थे, क्योंकि इन कंपाउंड्स में एक्सपेरिमेंटली अगर बात की जाए तो जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल आपको मिलता है, साइक्लोहेक्सेन इज द कंपाउंड in which actual bond angle is 109 degree 28 minute which is equal to the required angle. साइक्लोहेक्सेन उसे ऐसा कंपाउंड मिला जिसमें एंगल उसे रिक्वायर्ड एंगल के बिल्कुल इक्वल मिला, और बाकी सब में एंगल उसे रिक्वायर्ड एंगल से डिफरेंट मिला। इसका मतलब बाकी सब में आप स्ट्रेन की बात कर सकते हैं, बट साइक्लोहेक्सेन इज द कंपाउंड इन विच एंगल स्ट्रेन इज 0। चले ध्यान देना। तो बात कर रहे थे, देखो साइक्लोहेक्सेन आपके पास ऐसा कंपाउंड मिलता है जहां पर आपको एंगल मतलब जो एंगल आपको मिलता है वो रिक्वायर्ड एंगल के बिल्कुल इक्वल मिलता है। बाकी सारे कंपाउंड में एंगल इज नॉट सिमिलर टू द रिक्वायर्ड एंगल, आपको डेविएशन मिलता है, और उसी डेविएशन की वजह से हम स्ट्रेन की बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर हम यहां पर मॉलिक्यूल में टोटल स्ट्रेन की बात करें तो साइक्लोहेक्सेन आपके पास वो कंपाउंड होगा जहां पर आप कह सकते हैं स्ट्रेन इज मिनिमम, क्योंकि एंगल स्ट्रेन तो उसमें 0 ही है। तो यहां पर आपको स्ट्रेन मिनिमम मिलता है। अगर आप लोअर मेंबर्स में आते हैं तो लोअर मेंबर्स में मूव करने पर आपको यहां पर स्ट्रेन इंक्रीज्ड कंडीशन में मिलता है, और इसी तरह से हायर एल्केन्स पे अगर आप जाते हैं तो वहां भी आपको स्ट्रेन मिलेगा, वहां भी स्ट्रेन इंक्रीज होता है। और अगर स्ट्रेन इंक्रीज होगा तो फिर तो हम बात कर सकते हैं स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब इन कंपाउंड्स में अगर आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन करें तो साइक्लोहेक्सेन आपके पास ऐसा कंपाउंड है, क्योंकि यहां पर स्ट्रेन मिनिमम है तो इसकी स्टेबिलिटी, साइक्लोहेक्सेन सबसे स्टेबल कंपाउंड है। और क्योंकि लोअर मेंबर्स में स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेन इंक्रीज होने के साथ में स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, राइट? और इसी तरह से हायर मेंबर में भी स्ट्रेन इंक्रीज होने की हम बात करें, मतलब यहां भी स्टेबिलिटी कम होगी। तो साइक्लोहेक्सेन यहां पर सबसे स्टेबल कंपाउंड आपको मिलता है। और अब आप देखो इसी कंपैरिजन से अब ये बात हमें क्लियर हो जाएगी कि एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन क्यों होना चाहिए। आप सोचिए किसी भी रिएक्शन में अगर 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है और अगर उसे चांस मिलता है 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होने का, कन्वर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि 5 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल है 6 मेंबर रिंग। और अगर 5 मेंबर रिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होती है तो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड रिंग एक्सपेंशन, एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू कार्पेट एंड रीअरेंजमेंट। इसी तरह से 4 मेंबर रिंग की टेंडेंसी होगी 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होने की, फिर 5 से 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होने की, और अगर 7 मेंबर रिंग किसी रिएक्शन में फॉर्म होती है तो उसकी टेंडेंसी भी रहेगी 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होने की, एंड दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन क्यों होना चाहिए, पहले तो उसका रीजन क्लियर होना चाहिए अपने को। तो वो रीजन आप कह सकते हैं ड्राइविंग फोर्स। देखो, अगर प्रोसेस कार्पेट एंड रीअरेंजमेंट के थ्रू है तो कार्पेट एंड रीअरेंजमेंट का ड्राइविंग फोर्स तो एक ही है, स्टेबिलिटी गेन। यहां पर आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी गेन कैसे होगा, थ्रू रिलीफ इन स्ट्रेन। स्ट्रेन कम होकर के स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये बात क्लियर, इसे आप लिखने पहले। हाँ, ये बात कंप्लीट। चलिए अब आप ध्यान देना। देखो, जो हमने डिस्कस किया इसमें साइक्लोहेक्सेन का स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन, तो ये हमने डिस्कस किया है। साइक्लोहेक्सेन आपके पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक्चुअल एंगल आपको रिक्वायर्ड एंगल के इक्वल मिलता है। अब एक बात सोचिए, अगर इसमें एंगल रिक्वायर्ड एंगल के इक्वल है तो फिर एक बात तो क्लियर है कि साइक्लोहेक्सेन रिंग जो है वो प्लेनर तो नहीं हो सकती, क्योंकि देखो रिंग अगर प्लेनर होती तो फिर तो हम इसे एक रेगुलर पॉलीगॉन कंसीडर करते हैं, और अगर प्लेनर होती ना तब तो पक्का इसमें एंगल 120 आता। ठीक है, क्योंकि ये जो शेप्स की हम बात कर रहे हैं भाई, अगर ये प्लेनर अगर मैं बात करूं 2D शेप्स ही तो भाई, ठीक है, तो प्लेनर है तो प्लेनर के अकॉर्डिंग ये एंगल्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अगर साइक्लोहेक्सेन में एंगल हमें ये मिला है तो फिर ये बात तो क्लियर है कि साइक्लोहेक्सेन रिंग जो है वो प्लेनर नहीं है और होता भी नहीं। देखो, साइक्लोहेक्सेन की अगर बात की जाए तो इसके हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मिलते हैं, जिसमें साइक्लोहेक्सेन का जो मेनली एक्सिस्टेंस होता है वो इस फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड चेयर फॉर्म। ठीक है, आप ध्यान देना, ये कुछ कन्फर्मर्स मैं साइक्लोहेक्सेन के डिस्कस कर रहा हूं। साइक्लोहेक्सेन की अगर बात की जाए तो इसका मेनली एक्सिस्टेंस इस फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड चेयर फॉर्म। लेकिन आप देखो, इसमें यहां पर हम कन्फर्मर्स की बात कर रहे हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की अगर बात की जाए, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हमें अल्केन्स में मिलती है, मतलब ये आप कह सकते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड। एक एटम का दूसरे एटम के अबाउट, अगर एक बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री है तो वहां पर हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ठीक है, और रोटेशन कब फ्री होता है, तो ये तो हम बात कर सकते हैं जब बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, होता है ना, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री। मल्टीपल बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री मिलता है। तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्योंकि हमें रोटेशन फ्री मिलता है तो आप कह सकते हैं कि यहां पर जैसे सपोज ये C1 ये C2 कार्बन है, तो C1 का C2 कार्बन के अबाउट आपको रोटेशन फ्री मिलेगा। और रोटेशन अगर फ्री है तो क्या होता है, देखो जैसे मान लो अगर हमारे पास ये इथेन मॉलिक्यूल है, इफ इट इज इथेन मॉलिक्यूल, तो ये कंडीशन आपके पास कुछ इस तरह से, ये C1 कार्बन है सपोज और इसके 3 हाइड्रोजन्स, और ये C2 कार्बन उसके 3 हाइड्रोजन्स। अब इनिशियल कंडीशन अगर ये ली जाए, और आप देखो अगर मैं C2 कार्बन को तो स्टेशनरी मान लूं, इसे स्टेशनरी मान लेते हैं, इसका रोटेशन कंसीडर करते हैं, तो जैसे ही C1 कार्बन C2 के अबाउट रोटेट होगा, क्या हम बात कर सकते हैं फ्रंट वाले 3 हाइड्रोजन्स का बैक साइड वाले 3 हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। और अरेंजमेंट चेंज होने का मतलब आइसोमर चेंज, क्योंकि स्टीरियो आइसोमरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहता है, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला चेंज होता है, और स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला चेंज होने का मतलब अरेंजमेंट चेंज होना। तो यहां पर आप कह सकते हैं ये अरेंजमेंट चेंज होता जाएगा, और यही जो डिफरेंट अरेंजमेंट वाले मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं आइसोमर्स, और इन्हीं को बोला जाता है कन्फर्मर्स। ठीक है, तो कन्फर्मर्स का जो रीजन है वो एक कार्बन का दूसरे कार्बन के अबाउट फ्री रोटेशन है। ऐसे ही कुछ हम यहां भी बात करते हैं। देखो, अगर हम साइक्लोहेक्सेन में इन दो ऑपोजिट कार्बन एटम्स की बात करें 1 and 4 की, C4 को अगर मैं स्टेशनरी मान लूं तो इसके रेस्पेक्ट में C1 का आपको मूवमेंट मिलता है, मध्य में कार्बन इसके रेस्पेक्ट में इस तरह से मूव करता है, और इसी मूवमेंट की वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स मिलते हैं साइक्लोहेक्सेन के। आप देखो, जैसे ये कार्बन मूव करना स्टार्ट करेगा, चेयर फॉर्म इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू हाफ चेयर। ये मूवमेंट कंटिन्यू है, इस तरह से ये कार्बन एटम जो होगा वो कंटिन्यूअसली इस तरह से मूव करता जाएगा, और हाफ चेयर फिर कन्वर्ट होता है ट्विस्टेड बोट फॉर्म में, और फाइनली कन्वर्ट होता है बोट फॉर्म में, और ये इंटरकन्वर्टेबल है। दीज आर इंटरकन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि देखो ये मूवमेंट रुकेगा नहीं। ठीक है, ये फिर से कार्बन, जैसे ये कार्बन यहाँ पर 1, ये कंडीशन थी आपके पास, ठीक है, ये C4 कार्बन है और ये C1 है। अब C1 कार्बन इस तरह से मूव करता हुआ यहां पर आ गया, तो दैट इज बोट फॉर्म। फिर कोई कार्बन डाउन जाएगा, इसमें हो सकता है C4 कार्बन का ही डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, या हो सकता है C4 कार्बन का, या तो C1 मूव कर सकता है डाउनवर्ड, या C4 भी कर सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है, ये भी डाउन जा सकता है। तो इसी का फिर रिवर्स रिपीटेशन हो जाएगा, मतलब ट्विस्टेड बोट, हाफ चेयर, चेयर फॉर्म। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। मैं आपको समझाता हूं, देखो ये बॉक्स है, चेयर नहीं है, अरे एक और बॉक्स है ना,
एक मेरे पास है, ये आपके पास चेयर फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें मूवमेंट कैसा हो, जैसे तो C4 कार्बन है, ये C1 कार्बन है, ठीक है। इस तरह से कार्बन मूव करेगा हाफ चेयर, ठीक है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है इस तरह से। हालांकि देखो ये कार्बन ऐसे एकदम स्ट्रेट अपवर्ड मूव नहीं करता है, क्योंकि होता क्या, देखो आप सोचिए हाफ चेयर फॉर्म की अगर बात की जाए तो यहां पर आप कह सकते हैं साइक्लोहेक्सेन का मैक्सिमम पार्ट जो है वो प्लेनर हो चुका है। और प्लेनर वाली कंडीशन में, मतलब इस वाले पार्ट में आप कह सकते हैं जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट मेंटेन नहीं होगा, वो तो नॉन प्लेनर कंडीशन में मेंटेन होगा। इसमें क्या समझ में आ रही बात है? इस कंडीशन में हम कहते हैं कि यहां पर इस वाले फॉर्म में मॉलिक्यूल में कुछ स्ट्रेन आने लगता है, इसीलिए मूवमेंट एकदम स्ट्रेट शार्प, क्योंकि जैसे ही अगर इस तरह से स्ट्रेट मूव किया ना तो स्ट्रेन में इतना शार्प इंक्रीज होता है, वो स्पाइक आता है कि मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस ही ना मिले। इसलिए ये मूवमेंट थोड़ा सा ऐसे घूमते हुए जाता है ये कार्बन, और इस तरह से घूमते हुए फाइनली ये ऐसा बोट फॉर्म बनता है। तो आप देखो ये बोट फॉर्म और हाफ चेयर के बीच में भी, क्योंकि ये मूवमेंट इस तरह से हो रहा है, तो ये एक फॉर्म आपको और मिलता है, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड बोट फॉर्म। फिर ये फाइनली बोट फॉर्म बनता है। ऐसा आ रही बात समझ? अब ये कंडीशन आ चुकी है यहां पर, तो C1 एंड C4 फिर से कोई कार्बन डाउन जाएगा, कोई भी एक डाउन जा सकता है। जैसे C4 कार्बन सपोज डाउन जाएगा तो इसी तरह से घूमते हुए ट्विस्टेड बोट हाफ चेयर चेयर फॉर्म, हाफ चेयर ट्विस्टेड बोट बोट फॉर्म, ठीक है। फिर बोट फॉर्म ट्विस्टेड बोट हाफ चेयर चेयर फॉर्म, इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहेगा। मतलब आप डिसाइड नहीं कर सकते कि चेयर में इस साइड से बैठे कि इस साइड से बैठे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिंग फ्लिपिंग, ठीक है। रिंग फ्लिप करती रहेगी लगातार, ठीक है। और इसी रिंग फ्लिपिंग में आपको डिफरेंट फॉर्म्स मिलने लगते हैं। क्लियर है बात? ये नहीं, एक तो मेरा ही खुश हो रहे हैं, लगा कि दो लो और दो और तीन लो। चलिए, तो हाँ लास्ट में बता देना, जिसको नहीं मिला होगा उसको मिलेगा ये, और जो खा गए उनसे बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो ये आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब मैं इनका एक नेट स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख रहा हूं, ठीक है। उसमें बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि देखो साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेंट्स को तो 2 लेक्चर तक पढ़ सकते हैं, इतना कुछ है इसमें। और ये पहले आपके सिलेबस में, मतलब एनसीईआरटी में पहले दिया हुआ था, हालांकि वो बहुत पहले दिया हुआ था, 2005 से भी पहले, बोले एग्जिस्टेंस ही नहीं था हमारा, तो है ना। तो कोई नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, केवल मैं इसका सेफर साइड लेकर एक ऑर्डर लिखवा रहा हूं। बाई चांस ऑर्डर पूछ लिया जाए तो ओवरऑल जो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको मिलता है वो मिलता है चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर मिलता है इसमें ट्विस्टेड बोट फॉर्म, फिर आता है बोट फॉर्म, और सबसे कम होता है हाफ चेयर फॉर्म स्टेबल। हाफ चेयर सबसे कम स्टेबल होगा। चेयर, ट्विस्टेड बोट, बोट फॉर्म एंड हाफ चेयर फॉर्म, ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। जेईई मेंस में भी कुछ साल पहले क्वेश्चन इसमें से आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कायरल, ये क्वेश्चन आया था। इनमें से कौन सी फॉर्म कायरल है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा है, ठीक है। कायरल मॉलिक्यूल्स हम उन्हें कहते हैं जिनमें COS एंड POS एब्सेंट होते हैं। क्या लगता है किस फॉर्म में COS एंड POS एब्सेंट होना चाहिए? हाफ चेयर, ट्विस्टेड बोट, हाफ चेयर। ये हाफ चेयर है, ये हाफ चेयर है। अब आप देखो हाफ चेयर में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, ऐसे काट दो इसको, इसमें तो है। और अगर चेयर फॉर्म है तो चेयर फॉर्म में मिल जाएगी, ऐसे काट दो। और अगर बोट फॉर्म है उसमें मिल जाएगी, ट्विस्टेड बोट में नहीं मिलेगी, ठीक है। ट्विस्टेड बोट फॉर्म में आपको नहीं मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो इसे अगर आप कट करेंगे, इसे अगर आपने बीच में से कट किया तो इसका इमेज तो इधर बनना चाहिए ना, ये तो अपोजिट है ना ऐसे ट्विस्टेड में। तो ट्विस्टेड बोट फॉर्म में आप कह सकते हैं कैरेलिटी आपको मिलती है। बोट फॉर्म, अरे बोट तो कट जाएगा, बोट में तो आ जाएगा, बोट में तो हाँ ये इस तरह से काट दो आप इसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। ट्विस्टेड बोट में आप कह सकते हैं COS एंड POS एब्सेंट होती है, ठीक है। और COS एंड POS एब्सेंट है तो दिस इज कायरल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। चलिए भाई, अब आप ध्यान देना, बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, क्यों होगा, उसका रीजन तो हमने डिस्कस किया है। अब बात करते हैं कैसे एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अल्टीमेटली करना आपको वही है जो हमने कार्पेटाइन रीअरेंजमेंट में किया है। आप ध्यान देना,
देखो किसी रेशियो में अगर इस केटायन का फॉर्मेशन हुआ है, तो अब इस केटायन में अगर हम रीअरेंजमेंट की बात करें, ध्यान देना दो ऑप्शन हमारे पास हैं। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को पहले 1 और से 2 का आ जाए, देखो दो ऑप्शन में एक तो हम बात कर सकते हैं यूनिट H का यहां पर माइग्रेशन हो, केस ए, और दूसरे केस में हम बात करेंगे CH2 यूनिट का माइग्रेशन हो, क्योंकि यहां पर दो तरह की यूनिट C2 कार्बन पर प्रेजेंट है। अब आप देखो अगर H का माइग्रेशन हुआ तो मैं इसमें फाइनल चेंजेस कर रहा हूं, ध्यान देना। H के माइग्रेशन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज तो आ जाएगा 1 से 2 पर और H माइग्रेट होकर चला जाएगा 1 पर। देखो इस तरह से अगर रीअरेंजमेंट होता है तो इस केस में आप देखो इसमें देयर इज नो चेंज इन रिंग, रिंग इज स्टिल 5 मेंबर्ड। हाँ ठीक है, स्टेबिलिटी गेन की हम बात कर सकते हैं क्योंकि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, बट नाउ इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन विद 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। तो ठीक है, मोर स्टेबल तो ये है, ठीक है, स्टेबिलिटी तो यहां पर इंक्रीज हुई है, बट यहां पर रिंग में कोई चेंज नहीं है। और अगर हम बात करें केस बी की, जहां पर हम CH2 यूनिट को माइग्रेट करने वाले हैं, ठीक है। अब आप ध्यान देना, देखो रीअरेंजमेंट में अगर आप नेट रिजल्ट चेक करेंगे, समझना इस बात को, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास ये कार्बोकेटायन है और इस पे सपोज हम मिथाइल ग्रुप के माइग्रेट होने की बात करें, तो ओवरऑल चेंज क्या आता है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज तो आ जाएगा 1 से 2 पर और 2 से यूनिट 1 पर जाएगी। 1 पर जाने का मतलब यहां पर ध्यान देना, इसका मतलब मुझे सिंपली करना क्या है, मिथाइल का जो C2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, इस बॉन्ड को मुझे यहां से उठाना है और इसे 1 पर शिफ्ट करना है, इसे उठाकर यहां रखना है, तो ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा। यही करना है ना, बस यहां भी हम ये करेंगे, जो CH2 यूनिट C2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसका बॉन्ड उठा करके मुझे C1 पर लेकर जाना है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब आप देखो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज ऑन 1 एंड 2, अब मैं इस पर रीअरेंजमेंट कर रहा हूं तो पॉजिटिव चार्ज तो आ जाएगा 1 से 2 पर, और ध्यान देना CH2 यूनिट का ये बॉन्ड मुझे C2 कार्बन से उठाना है और उठाकर इसे ले जाना है 1 पर, मतलब ये कंडीशन आ जाएगी। क्या क्लियर हो रही बात है? और अब इस केस में आप देखो, नाउ देयर इज चेंज इन रिंग बिकॉज नाउ रिंग इज 6 मेंबर्ड। अब यहां पर ये रिंग 6 मेंबर्ड हो चुकी है, ठीक है। इसे अगर मैं रेगुलर शेप में इस तरह से अरेंज करता हूं तो फिर हम बात कर सकते हैं रिंग में अब यहां पर चेंज हुआ है, रिंग अब आपके पास 6 मेंबर्ड है। और देखो 6 मेंबर रिंग की अगर बात की जाए तो दैट इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर रिंग। क्या क्लियर हो रही बात है? ठीक है, फिर तो इस केस में हम बात कर सकते हैं कि यहां पर आपको स्टेबिलिटी गेन मिला है। हालांकि देखो स्टेबिलिटी गेन अगर आप देखेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी मिला है इसमें। पहले अगर आप देखेंगे तो देयर इज ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन, और अब अगर आप देखेंगे तो देयर आर 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू तो मिला ही है, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो यहां पर इंक्रीज हुआ ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहां है स्ट्रेन रिलीफ, वो यहां पर डिक्रीज हुआ है। और देखो स्ट्रेन डिक्रीज होना साइक्लिक मॉलिक्यूल के लिए की स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में आप कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स होता है। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डांसिंग रेजोनेंस वाला केस। याद करो, डांसिंग रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल से भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और वहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर था स्ट्रेन कम होना। क्या क्लियर हो रही बात है? तो यहां पर वो कंडीशन आपको मिलती है। अब आप देखो दो केसेस की हमने बात की है, केस ए एंड बी। क्या लगता है कौन सा केस यहां पर प्रेफर्ड होगा? इसमें केस बी विल बी प्रेफर्ड। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपसे पूछा, हो सकता है अभी आपके माइंड में नहीं आया, बाद में आ सकता है, तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा, देखो अभी अभी मैंने आपको यूनिट्स का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का एक ऑर्डर लिखा है, और उस ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो H का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो ऐसा लगता है कि H का माइग्रेशन होना चाहिए, भाई फिर तो H जाना चाहिए ना। CH2 यूनिट इज लाइक अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो थर्ड पोजीशन पर है, पहले H फिर फिनाइल फिर अल्काइल ग्रुप आता है, तो अल्काइल ग्रुप से तो पहले H का माइग्रेशन होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान देना, रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन वाले केसेस अगर हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट ऑर्डर, रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन विल बी फर्स्ट प्रेफर्ड। ठीक है, ऑर्डर को साइड में रखते हुए भाई अगर आपके पास दो कंडीशन है, यूनिट X को माइग्रेट करने से देयर इज नो चेंज इन रिंग, यूनिट Y को Y के माइग्रेशन से अगर रिंग में चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रेन अगर कम हो रहा है, रिंग एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो फिर X और Y में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसी का भी ज्यादा कम हो, हम उससे मतलब ही नहीं है, हम रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ही प्रेफर करेंगे। क्या बात क्लियर हो रही है? हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि दो यूनिट अलग अलग हैं, दोनों के माइग्रेशन से सपोज रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, रिंग में चेंजेस सेम आ रहे हैं, तो फिर कौन सी यूनिट का माइग्रेशन होगा, फिर ऑर्डर के अकॉर्डिंग बात करेंगे। लेकिन एक में अगर एक्सपेंशन हुआ, दूसरे में अगर नो एक्सपेंशन है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन विल बी प्रेफर्ड। क्लियर हो रही बात है? इसीलिए हम यहां पर H के माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को अवॉइड करते हुए यूनिट में CH2 यूनिट के माइग्रेशन को प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहां पर रिंग एक्सपेंशन एंड नो चेंज इन रिंग वाला केस आ रहा है। क्लियर होगी बात? इसे आप नोट कर लें, तो ये नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे इसको। रिंग एक्सपेंशन तो क्लियर है ना?